करें स्टार्ट। पिछली क्लास में अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्रीमेंट की मीनिंग बताया था कि एग्रीमेंट क्या होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एग्रीमेंट की डेफिनेशन बताया था, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो मैंने बताया था, और अपन लोग एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मतलब तैयारी किए थे, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट, ये अपन ने देखा था, ठीक है। इसके बाद फिर अपन ने डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट देखा था, और लास्ट अपन ने कल की क्लास में क्या किया था, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इतने टॉपिक अपन ने कवर किए थे, और आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर अपना खत्म हो जाए, ठीक है। आज की क्लास का एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी अपन ने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो देखा था, और अब अपन देखने जा रहे हैं कि कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लोगों को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो देखो, पहले अपन क्लासिफिकेशन एक एक करके मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लोग क्लासिफिकेशन समझ लो। पहला, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट का ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन। इसके अंदर टोटल कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, एक है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इंप्लाइड, और तीसरा क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और क्रिएशन के अंदर टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट है, तीन। पहला क्या है, एक्सप्रेस, दूसरा है इंप्लाइड, और तीसरा क्या है, क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग अभी समझाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के बेस पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, वैलिडिटी के बेस पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेंगे तीन। पहला मिलेगा आपको कौन सा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा देखने को मिलेगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा देखने को मिलेगा वॉइड एग्रीमेंट। तीन मैंने नाम बताया। पहला क्या देखने को मिलेगा आपको, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वॉइड एग्रीमेंट, और तीसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये कौन से क्लासिफिकेशन के बेसिस, कौन से बेसिस में क्लासिफिकेशन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, तो उसमें पहला आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, पार्शियली एग्जीक्यूटेड एंड पार्शियली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं एक एक चीज का मीनिंग समझाऊंगा आप लोगों को, अभी तो मैं सिर्फ हेडिंग में बात कर रहा हूं। तीसरे के बाद चौथे नंबर का क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी के बेस पर, अच्छा सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन में और दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट है, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसके अंदर टोटल पांच प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर टोटल पांच आपको देखने को मिलेंगे, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पार्शली एग्जीक्यूटेड, पार्शली एग्जीक्यूटरी, उसके बाद बाइलेटरल, उसके बाद यूनिलेटरल। ये पांच प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन में। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी में आपको दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे। पहला है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, यहां से फिर क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएंगे हमारे, ठीक है। चलो एक एक करके अपन सबकी मीनिंग, इसका अगर मैं आप लोग 2 मिनट मेरे को समय दो तो इसका फ्लो चार्ट बना दूं, फ्लो चार्ट बना दूं, जिससे आप लोगों को उसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, इसको अपन काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं नोट निकाल देता हूं। चलो देखो,
तो 2 मिनट आप लोग भी ये फ्लो चार्ट बना लेना, जो आप लोगों को इसका एक समरी मिल जाएगा कि कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कितने काइंड्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो पहला यहां पर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। टोटल कितने क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे यहां पे? पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द basis of on the basis of creation और फॉर्मेशन। क्रिएशन और फॉर्मेशन का एक बेसिस है क्लासिफिकेशन का। दूसरा क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तीसरा क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एक मिनट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट, on the basis of execution। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। ये 4 बेसिस है जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहले ये 4 को याद करो। देखो इसके ऊपर है ना, मैं बोल सकता हूं सीधा एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, सीधा एक बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको है ना, जब काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब लिखोगे आंसर, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स है उनको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कितने कैटेगरी में? 4। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। ये 4 बेसिस है। जब अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन की, तो इसमें आपको कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे? इसमें आपको 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे। पहला देखने को मिलेगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा देखने को मिलेगा आपको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे पहले वाले कैटेगरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में आपको पहले नंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आपको देखने को मिलेगा वॉइड एग्रीमेंट, और तीसरा आपने को देखने को मिलेगा क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी के अंदर, ठीक है। इसके बाद जब अपन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन में आते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर आपको टोटल 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे। पहला क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आपको देखने को मिलेगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पार्शली एग्जीक्यूटेड और पार्शली एग्जीक्यूटरी। उसके बाद देखने को आपको मिलेगा
बाइलेटरल, उसके बाद देखने को मिलेगा आपको यूनिलेटरल। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ये 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेंगे किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन वाले में, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी वाले में आपको 2 ही टाइप के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे। पहला है आपको फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मतलब आपका अगर आप आंसर लिखने जा रहे हो तो पहले तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए कि कितने कैटेगरी के होते हैं और उस कैटेगरी के अंदर कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सप्लेनेशन तो कर ही लेंगे, लेकिन ये तो पता होना चाहिए पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अपन सारे कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलो अब अपन एक एक करके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करते हैं। चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है इंप्लाइड, तीसरा होता है क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। एकदम सिंपल सी मीनिंग है, देखो। एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मे बी क्रिएटेड ओरली और रिटन when one party makes the offer by word spoken or written and other party accept the same accordingly, there is an express contract created. आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले वो क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है ना। एग्रीमेंट कब बनेगा, जब एक पार्टी सामने वाले को ऑफर करेगी और सामने वाला उस ऑफर को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और जब उसको लॉ की एनफोर्सिबिलिटी मिल जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इतनी बात मैंने बताई थी पिछले क्लास में। जब उस कॉन्ट्रैक्ट को सामने वाला लिख कर सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं, लिख कर या फिर बोल कर, 2 जरिया है, एक तो बोल के ऑफर कर सकता है या फिर लिख के ऑफर कर सकता है, ठीक है। और सामने वाला भी लिख के या बोल के उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, आई बात समझ में। नेक्स्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय द कंडक्ट और एक्ट ऑफ द पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, अ बोर्ड ऑफ अ पब्लिक बस says DTC बस इन दिल्ली और MEST बस इन मुंबई। ये क्या लिखा है इससे समझ में नहीं आएगा आपको। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। जैसे एक मान लो कोई गुपचुप का ठेला है, वहां नीचे लिखा रहता है शादी एवं पार्टियों में ऑर्डर लिया जाता है। पढ़े हो आप लोग कभी, ऐसा लिखा हुआ मिला कहीं? मतलब खाली गुपचुप के ठेलों में नहीं, कहीं कहीं पे लिखा रहता है जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, शादी एवं पार्टियों में ऑर्डर लिया जाता है। मतलब वो आपको ऑफर दे रहा है कि कल को अगर आपके शादी या किसी प्रकार की पार्टी होगी तो आप हमको क्या कर सकते हो, आप हमको क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। मतलब आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब वो ऑफर दे रहा है कि आप हमको ऑफर दो, तो इस तरीके से, है ना। मेरा बोलने का मतलब है कि कहीं कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक और एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे मैं बोला चलो देवेंद्र अपन घूम के आते हैं, आपने हां भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, लेकिन आया गया, आप मेरी गाड़ी में बैठ गए। मतलब आपने अपने एक्ट से बताया कि आप मेरे साथ जाना चाह रहे हो। नहीं आई बात समझ में। जैसे मैंने आपको बोला चलो घूम कर आते हैं, आपने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला और आ गया मेरी गाड़ी में बैठ गए, तो आपने हाँ या ना तो नहीं बोला, ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अपने एक्टिंग से, एक्ट करने से आपने एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को। तो ऐसे ऑफर को अपन क्या बोलेंगे, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ, ठीक है। उसके बाद है क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ के देखना। क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट क्रिएटेड एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ना तो एक्सप्रेस है ना ही इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, बट क्रिएटेड अंडर लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल प्रिंसिपल दैट अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू बिकम रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। ये याद करना पड़ेगा इस लाइन को। क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट,
सच कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट क्रिएटेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो ना ही एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है ना ही क्या है वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लॉ के तहत क्रिएट किया गया है जिसका बेस है इक्विटेबल प्रिंसिपल। जिसका बेस क्या है? इक्विटेबल प्रिंसिपल। इक्विटेबल प्रिंसिपल मतलब कि कोई भी पर्सन किसी के खर्चे से अमीर नहीं बन सकता, मतलब किसी एक का नुकसान करके दूसरे को अमीर नहीं बनाया जा सकता। इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका अपन एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज अ रेमेडी फॉर अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज दैट डोंट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई किसी मुद्दे को लेके, तो इनके बीच में भाई लड़ाई को बढ़ाया थोड़ी जाएगा, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो उसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन लगाए जाएंगे, जो भी लॉ के मतलब प्रोविजंस लगाए जाएंगे, उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझोगे तो आ जाएगा समझ में। फॉर एग्जांपल अ ट्रेडर, ए जो है एक बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, लीव्स सर्टेन गुड्स बाय मिस्टेक एट बीज हाउस। ए जो है गलती से कुछ गुड्स जो है बी के घर में भूल के आ गया, तो क्या उस गुड्स के ऊपर बी का अधिकार हो गया क्या? नहीं। तो अब बी की जवाबदारी क्या है? या तो वो गुड्स को वापस करेगा या फिर क्या करेगा, उस गुड्स को अगर रख लेता है तो उसके बदले उसको पैसे देगा। तो यहां पर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर बी के ऊपर केस करता है या कुछ ऐसा करता है, तो जो लॉ है उसका क्या रास्ता आएगा? लॉ कानून क्या बोलेगा? या तो बी को बोलेगा तुम इसके पैसे दो या फिर गुड्स को लौटा दो। तो इस तरीके से एक है ना अदृश्य कॉन्ट्रैक्ट बन गया उनके बीच में कि ए का सामान बी के पास चला गया और उस सामान के बदले बी ने उसको क्या किया? कंसिडरेशन दिया या उस गुड्स को लौटा दिया। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलते हैं? क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। ये एक लॉ के तहत बनाया जाता है। तो आप लोग जब इसका आंसर लिखोगे ना तो दो तीन की पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले लिखना है सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट क्रिएटेड एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बट क्रिएटेड अंडर लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल प्रिंसिपल। इक्विटेबल प्रिंसिपल के बेस पर ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इक्विटेबल मतलब सबको बराबर की नजरों से देखना, है ना। ये फिर ये लाइन लिखनी जरूरी नहीं है, पर्सन शैल नॉट बिकम रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, ऐसा नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है। क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज अ रेमेडी फॉर डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज दैट डोंट हैव कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? और एग्जाम्पल मैंने बताया तो उससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं आज की क्लास में? हम पढ़ रहे हैं काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप या तो रिटर्न वर्ड से एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर उसको बोल के आप एक्सप्रेस कर रहे हो, और सामने वाला भी उसी फॉर्म में आपसे क्या कर रहा है? उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट जानते हो? जब अगर आप किसी जगह को किराए पर लेते हो तो आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है किराएदार और मकान मालिक के बीच में। तो वो कौन से फॉर्मेट में किया गया है? रिटर्न फॉर्मेट में किया गया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। देखो ये जो नोट्स है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो नोट्स है ना आप लोगों को इसको गो थ्रू करना जरूरी है। गो थ्रू करना जरूरी है मतलब एक बार पूरा पढ़ना जरूरी है, वो भी ध्यान से। कारण क्या है? आपके पेपर में क्या आएगा? एमसीक्यू आएगा, और एमसीक्यू को आप रट्टा मार के जा नहीं सकते क्योंकि कहां से क्या दे देगा हम कुछ नहीं जानते। तो अगर आपने चीजों को पढ़ा हुआ है तो आप एमसीक्यू को आराम से क्रैक कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये जो आप लोगों को नोट्स दिख रहा है इसका पीडीएफ हमारे ऐप में अवेलेबल है ना, आप लोग इसको वहां से देख सकते हो। और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसी से ही मैं क्लास में भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो आपको तीन चीजों का बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो इसका लिखा हुआ मिल जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें देख लो, इससे रीड कर लो। दूसरा, आपको एक बार खुद से पढ़ना है, गो थ्रू करना है। और तीसरा, क्लास भी आपको इसकी रिकॉर्डेड मिल जा रही है। तो आपके पास तीन बेनिफिट रहेगा इसका। ठीक है, और
इसके नोट्स के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने डाल के रखे हुए हैं यहां पे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है और ये कुछ एमसीक्यूज है, तो इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। हाँ नहीं, एग्जाम में आपका एमसीक्यू मात्र 10 नंबर का आएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो पेपर होगा वो उसमें होगा, क्या बोलते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे और बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। पेपर का पैटर्न मालूम है ना कैसा आएगा आप लोगों का? 4 यूनिट आएगा, टोटल 4 यूनिट, एक एक नंबर के 10 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितना होता है ये पेपर, कितने नंबर का होगा आप लोगों का? हाँ, तो आप लोगों का 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कितना नंबर होता है? 20, ये 10 नंबर होता है। और आप लोगों के 4 यूनिट से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो कितना होगा? 10 इंटू ये 40, तो कितना हो गया? 70। तो आप लोगों का इंटरनल लगभग 30 नंबर का होगा, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मेट है आपके पेपर का, इसको ध्यान रखना है। बाकी टेंशन मत लो उसका, मेन तो आप लोगों को चीजों को पढ़ के जाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो मैंने अभी बात बताया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो अपने एक्ट से सामने वाला ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था देवेंद्र का, देवेंद्र चलो घूमने जाते हैं, देवेंद्र हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, आके मेरी गाड़ी में बैठ गया। इसका मतलब क्या है? वो एग्री है जाने के लिए, है ना। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो 2 पार्टी है, उनके बीच में लड़ाई हो गई, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक अदृश्य कॉन्ट्रैक्ट जो एक लॉ के तहत आ जाता है उनके बीच में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलते हैं? क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। और ये वाले कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या होता है? इक्विटेबल प्रिंसिपल इसका बेस होता है। इक्विटेबल मतलब दोनों को समान नजरों से देखना, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो वैलिडिटी के बेस पर क्लासिफिकेशन, पहला क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्या है? वॉइड एग्रीमेंट, तीसरा क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। आप लोगों को इतना तो मालूम है कि जब कोई सबसे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले क्या बनता है? वो एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट जब लॉ के नजरों में उसको एनफोर्सिबिलिटी मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के नजरों में एनफोर्सिबल है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड है, वैलिड वर्ड समझते हो ना? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। ये हमने ना पिछले क्लास में एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, कि ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, पूरे अपन ने एसेंशियल पढ़े थे। ये एक वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होना चाहिए। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड, एन एग्रीमेंट विच कैन नॉट बी एनफोर्सिबल एट कोर्ट ऑफ लॉ is a void agreement. For example, a contract with a minor is void. A void agreement is void ab initio, that is from the very beginning. देखो, ये छोटी छोटी बातें एमसीक्यू में आ सकती है। मैंने क्या बताया? ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर। अगर आपने किसी माइनर के साथ अगर कोई प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है ही नहीं, है ना? नहीं, लीगल इलीगल नहीं, ये इनवैलिड है। लीगल इलीगल मतलब कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो, लेकिन माइनर के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहां पे वैलिड और इनवैलिड वाली बात होगी, है ना? तो यहां पर वॉइड एग्रीमेंट मतलब अगर किसी बच्चे के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लिया तो वो क्या कहलाएगा? वॉइड। और वॉइड कैसा वाला वॉइड? वॉइड एब इनिशियो। ये वर्ड याद रखना, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जिस दिन से आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया उस दिन से ही वो वॉइड है, ठीक है। मान लो आपने किसी बच्चे के साथ कोई चीज के लिए बिजनेस किया या कोई शर्त लगा ली, मान लो, शर्त लगाना तो वैसे गलत है ना, फिर भी एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं।
ठीक है, आपने एक बच्चे के साथ शर्त लगा ली, बच्चा शर्त हार गया, तो आप क्या, वैसे तो शर्त लगाना गलत है ना, लेकिन बच्चा शर्त हार गया तो क्या आप उसे रिकवर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपने शर्त ही गलत लगाई है उसके साथ। आ रही बात समझ में? मतलब वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड एब इनिशियो शुरू से ही। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ये शर्त वाला तो सही नहीं था। मान लो कोई एक बच्चा है और आप 18 प्लस हो, बच्चा मतलब 18 के अंदर वाला, आपने इसके साथ कोई बिजनेस कर लिया पार्टनरशिप का, इसके पास पैसे रहे होंगे, आपने इसके साथ क्या कर लिया, पार्टनरशिप का बिजनेस कर लिया, तो ये पार्टनर ए बन गया, ये पार्टनर बी बन गया। अब फ्यूचर में मान लो फर्म को कोई लॉस हो गया, अब ये बच्चा बोल रहा है मेरे को लॉस नहीं बियर करना है, लॉस तू ही बियर कर। अब दोनों के बीच में केस हो गया, अब केस को लेके कहां गए लोग, कोर्ट में गए। कोर्ट वाला क्या बोलेगा, भाई तुम बच्चे के साथ क्यों किए एग्रीमेंट, क्योंकि ये शुरू से ही गलत था, क्योंकि बच्चे के साथ आप एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। अब उसको लॉस का नहीं देना पड़ेगा, इसको इसका पैसा वापस दो बोलेंगे। स्पेशल केस मतलब जब मैं आप लोगों को पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ऐसा है, पार्टनरशिप में लिखा है कि आप किसी बच्चे के साथ नया पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते, लेकिन एक बच्चे को मतलब माइनर को आप एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हो। मतलब उसके साथ नई फर्म नहीं बना सकते, लेकिन बनी बुनाई फर्म में आप एक पार्टनर को एडमिट कर सकते हो, लेकिन ओनली फॉर प्रॉफिट, लॉस के केस में एंटर नहीं कर सकते उसको। तो ये पार्टनरशिप में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, और एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनली एन एग्रीमेंट मे हैव बीन एनफोर्सिबल व्हेन इट वाज मेड, बट subsequently due to impossibility or illegality it may become void, such an agreement is called void contract। मतलब जब वो एग्रीमेंट बनाया गया था ना, तब सारी सिचुएशन सही थी, तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो एग्रीमेंट में एंटर हो गए तो बाद में ऐसी सिचुएशन बन गई कि उसका जो कंसीडरेशन पूरा करना है, उसका जो एक्ट करना है वो इम्पॉसिबल हो गया बाद में। शुरू में सारी चीजें सही थी, बाद में जाके गड़बड़ हो गई, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ए नाम का एक आदमी है, बी नाम का एक आदमी है। ए के पास एक स्कूटर है, वो बी को बोला कि ये स्कूटर मैं तेरे को 5,000 रुपए में बेच दूंगा, ठीक है। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, बातें डन हो गई, सब बुकिंग वुकिंग भी हो गया, टोकन लेना देना हो गया सब। उसके बाद स्कूटर डिलीवर करने से पहले ये स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया। अब स्कूटर दे ही नहीं पाएगा बेचारा, एक्सीडेंट हो गया तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये पहले वैलिड एग्रीमेंट था, इनके बीच में सारी चीजें सही थी, लेकिन जब उसका परफॉर्मेंस करने की बात आई, जब उसके एग्जीक्यूशन की बात आई, तब वो एक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो इसलिए इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होता। वॉइड एग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है। तो आप लोग ये वर्ड को ध्यान रखना, वॉइड एग्रीमेंट जो होता है वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट इज वॉइड, शुरू से ही गलत है, वो शुरू से ही वॉइड है। और जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे पता चलता है कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है, या तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा या फिर कोई इलीगलिटी आ जाएगी, ठीक। उसके बाद ये एग्जांपल हो गया, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ो। When a contract becomes void, कब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है? ये चार अलग अलग सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड बन जाता है। देखो आपके आंसर जो है ना भाई स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक समझते हो ना, जैसे आपके सामने ये सवाल आ गया तो आप क्या लिखोगे इसका जवाब, ये 4 पॉइंट तो आपके जवाब में दिखने चाहिए कि कब कब कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है। तो फिर उसका फिर एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल, तब आपका सामने वाला चेक करने वाला आपको प्रॉपर नंबर देगा, ठीक है। क्या होता है मालूम है, अभी जिन लोग आगे चल के, अभी तो आप लोग कौन से ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, क्या होता है आगे चल के मान लो आप में से किसी बच्चे को कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है,
है ना, यूपीएससी करोगे या सीजीपीएससी में प्रोफेसर की तैयारी करोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जहां पर आपको कोर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, या नेट की तैयारी करोगे, तो क्या होता है मालूम है, आपने अभी के समय पे ये सारी चीजों को पढ़ा नहीं है, अब इसी चीज को पढ़ने के लिए आप अपने उस समय पे स्ट्रगल करोगे। नहीं समझे मेरी बात को? अभी आप लोगों ने जैसा भी एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ के चले गए या जो भी है, लेकिन जब क्या होगा, जब आपको एक्चुअली जब इस चीज का आपको जरूरत पड़ेगा तब आप लोग फंसोगे। मालूम है नेट की एग्जाम होती है, नेट की एग्जाम में आपने बीकॉम में पूरे जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, पूरे सब्जेक्ट में से कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है। एपी की तैयारी कर लो आप, मतलब आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई, भाई कॉमर्स लियो तो पढ़ाई भी उसी से रिलेटेड करोगे, काम भी उसी से रिलेटेड खोजोगे ना, तो आपको यही सारी चीजें वहां जाके परेशान करेगी। तो इसलिए अभी आपके पास समय है, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। और मैं तो बोल रहा हूं कि सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न होने से बहुत अच्छी हो गई बातें। पहले क्या होता था मालूम है आप लोगों को, 5 क्वेश्चन आते थे गिन के और 15-15 नंबर के। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मेरे को नहीं पता। 5 क्वेश्चन आते थे 15-15 नंबर के, और हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन रहता था, और हर 15 नंबर के एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 10-10 पेज भरना पड़ता था एक एक आंसर का। ये बच्चे लोगों के लिए एकदम क्या होता था, 10 पन्ना भरना है, चेक करने वाला 10-10 पन्ना पढ़ के तो चेक नहीं करते हैं, कुछ टीचर है जो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टीचर नहीं करते। क्या होता था कि किसी भी बच्चे को 15 में से 10, 7, 8 ऐसे ही नंबर मिलते थे। मतलब क्वालिटी का नंबर नहीं मिलता था, क्वांटिटी का नंबर मिलता था पहले। और अब आप लोगों का पेपर का पैटर्न चेंज हो गया और सेमेस्टर में आ गए हो, तो शुरू में 10 क्वेश्चन एमसीक्यू वही बच्चा अच्छे से बना सकता है जिसने सारी चीजों को अच्छे से गो थ्रू किया है। नहीं तो तुक्का वाला तो बात अलग है भाई, तुक्के में तो 10 में से 5 तो कभी कभी लगभग सही हो ही जाता है किसी किसी का, लेकिन 10 में से 10 एमसीक्यू अगर सही करने हैं तो आपको चीजों को गो थ्रू करना पड़ेगा। तो एमसीक्यू देने का मतलब क्या होता है कि आपने चीजों को डिटेल में पढ़ा है। दूसरा, छोटे छोटे आंसर का क्या फायदा है कि भाई आप उस चीज को स्पेसिफिकली जानते हो, है ना, आप अपना आंसर स्पेसिफिक लिखोगे, जनरल आंसर नहीं लिखोगे। फिर उसके बाद 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस। वो क्यों पूछा जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कितना डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये पेपर का जो पैटर्न है ना, मैं तो बोल रहा हूं सेमेस्टर एग्जाम होने से बहुत अच्छा हुआ है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में है ना और डिटेल में और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। पहले क्या होता था, प्रैक्टिकल के ही पढ़ते थे, थ्योरी पढ़ पढ़ के चले जाते थे बस एक 2 दिन पहले, लेकिन अब वैसा ट्रेंड नहीं रहा। अब आप लोगों को चीजों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, तो 4 ऐसी कंडीशंस है, 4 ऐसी कंडीशन है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। पहला, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब फ्यूचर में वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी जो कंसीडरेशन पूरी करनी है ना वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। क्या लिखा है, पढ़ो। A contract become void if its performance become impossible after its formation। कॉन्ट्रैक्ट बनने समय तो सब सारी चीजें सही थी, लेकिन जब परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन करने की बात आई तो वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। एग्जाम्पल, अब ए प्रॉमिस टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹1 lakh। बिफोर सेल द कार इज डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड ड्यू टू सुपरवेनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। क्लियर है? सब्सिक्वेंट इलेगिलिटी मतलब बाद में जाके वो क्या हो गया, गैर कानूनी हो गया। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड इफ इट्स परफॉर्मेंस बिकम इलीगल आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। फॉर्मेशन करते समय वो चीजें लीगल थी, जब परफॉर्मेंस करने की बात आई तब वो चीज क्या हो गई, इलीगल हो गई। ए प्रॉमिस टू सेल 1 ton ऑफ राइस टू बी। ए ने जो है 1 टन चावल बी को बेचने के लिए प्रॉमिस किया, इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। बिफोर डिलीवरी, अब डिलीवरी देने के समय, द गवर्नमेंट बैन सेल ऑफ राइस इन द ओपन मार्केट एज इट इंट्रोड्यूस राशनिंग ऑफ राइस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। मतलब ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ चावल बेचने का, 1 टन चावल बेचूंगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, एग्रीमेंट हो रहा था, तब सारी सिचुएशन सही थी। बाद में गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम ला दिया कि कोई भी ओपन मार्केट में किसी को भी चावल नहीं बेच पाएगा। हो सकता है वो चावल आपको कहां बेचना पड़ेगा, मंडी में जाके बेचना पड़ेगा, डायरेक्टली कोई डील नहीं कर सकता चावल का आपस में।
मंडी में बिकता है ना धान, किसान लोग लाके धान कहां बेचते हैं? मंडी में बेचते हैं। मंडी से फिर मिल वाले लोग उठा के लेके जाते हैं धान को। या फिर गवर्नमेंट ने एक राशन सिस्टम ला दिया। राशन सिस्टम समझते हो ना? राशन सिस्टम, राशन दुकान होती है जहां पर उचित मूल्य में चीजें मिलती है। तो ओपन मार्केट में नहीं, जो भी लेना है कहां से लोगे? राशन दुकान से ही लोगे, ऐसा। तो उस समय डिलीवरी करते समय, परफॉर्मेंस करते समय वो चीज क्या हो गई? लीगल नहीं रही। उसके बाद रिसाइडिंग अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन द पार्टी एट हुज ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल डिसाइड टू वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, A at knife point asks B to sell his car for 1/4 of the price. The contract is voidable at B's option, whose consent is not free because it was obtained by a person. देखो क्या होता है voidable contract, मतलब फ्यूचर में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं उससे समझ में आएगा। मान लो A नाम का एक आदमी है, B नाम का एक आदमी है। A ने B के सिर में चक्कू रख दिया, सिर में बंदूक रखते हैं, चक्कू दिखा के बी को बोला कि तू अपनी कार जितनी उसकी वैल्यू है उसके 1/4 प्राइस में मेरे को बेच दे। मतलब 1 लाख की कार होगी तो कितने में बेच दे? 25,000 में बेच दे। और ये काम ए ने बी से दबाव में करवाया है। दबाव मतलब होता है कर्षण, ठीक है? कर्षण, लॉ में आप उसको वर्ड को क्या बोलोगे? प्रेशर नहीं बोलोगे, कर्षण बोलोगे, ठीक है? तो अब बी यहां पर भाई डर में है बेचारा, तो एग्री हो गया, ठीक है भैया ले लो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बी के ऑप्शन में वैलिड बनेगा कि वॉइड बनेगा, डिपेंड करता है। अगर यहां पर बी जो है कोई भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, बी चुपचाप बैठ जाता है अगर, तो ये ए जो कार ले लेगा और इसको 25,000 दे देगा, अगर बी चुपचाप बैठे रहेगा तो, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। लेकिन बी को लगेगा कि अभी ले जा बेटा, फिर बाद में देखूंगा तेरे को, तो बाद में जाके वो केस कर सकता है, नहीं ये मेरे से दबाव में करवाया था, तो फिर बाद में क्या हो जाएगा? वॉइड। तो फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएंगे उसको अपन क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइड बनता है एट द ऑप्शन ऑफ द, क्या लिखा है पढ़ो, voidable contract becomes void when the party whose option the contract is voidable। मतलब यहां पे बी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको वैलिड बना देगा कि उसको वॉइड बना देगा। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। तो हम अभी पढ़ क्या रहे? हाँ, पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए मतलब साल भर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हाँ हाँ, तो वो भी नहीं अपन अभी क्या भाई, उसके बाद वो वॉइड थोड़ी होगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, वॉइड थोड़ी होगा। वॉइड मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब व्यर्थ हो जाएगा, मतलब बोलने का मतलब ये, ठीक है? When event become is impossible if the contract is contingent on the happening of event। contingent मतलब समझते हो? contingent मतलब फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। क्या लिखा है पढ़ो, उससे समझ में आएगा। A contingent contract to do or not to do something on the happening of the uncertain event in future becomes void when the event become impossible। एक एग्जांपल लेते हैं। A promised to pay ₹10,000 if B marries to C। अगर B जो है उसकी शादी अगर C से हो जाती है तो A जो है B को कितना रुपए दूंगा बोलता है? क्या हो गया भाई सार्थक, कुछ याद आ गया क्या आपको? ठीक है, A promised to pay B 10,000 रुपए। अगर B की शादी किससे हो जाती है? C से। अब C जो है शादी के पहले ही क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। अब बताओ B की शादी C से हो सकती है क्या? नहीं। तो अब A भी उसको 10,000 रुपए देगा क्या? नहीं। अगर मान लो B की शादी C से हो जाती तो A जो है B को क्या देगा? 10,000 रुपए देगा। तो यहां पर फ्यूचर में वो जो एक्ट है, जो शादी होनी थी, वो इम्पॉसिबल हो गई, क्योंकि अब वो इंसान ही जिंदा नहीं है। तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। मतलब यहां पर सारी चीजें डिपेंड किसके ऊपर थी कि B की C से शादी हो जाए, उसके ऊपर डिपेंड थी। ये अगर हो जाता तो वो काम भी पूरा होता, कॉन्ट्रैक्ट वाला 10,000 वाला। ये अगर नहीं हो पाया
तो 10,000 रुपया वाला भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलेंगे, मतलब इस टाइप के सिचुएशन को क्या बोलेंगे, when event become impossible if the contract is contingent on happening of an event। हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, हम अभी when a contract becomes void, कब एक कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा, तो उसके अंदर 4 सिचुएशन है। फ्यूचर में कोई इवेंट क्या बोलते हैं, फ्यूचर में जब उसका परफॉर्मेंस करने की बात आएगी तो वो चीज इंपॉसिबल हो जाएगी, वो चीज आगे चल के क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब वो लीगल थी, परफॉर्मेंस करते समय क्या हो गई, इलीगल हो गई। उसके बाद दबाव या कर्षण में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ऑप्शन ऑफ सामने वाला पार्टी जो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वॉइड बनाएगा कि वॉइडेबल बना देगा। उसके बाद कोई फ्यूचर का जो कॉन्टिंजेंट है वो हमारे फेवर में हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट सब एग्जीक्यूट होगा, और फेवर में नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। ये आंसर आप लोगों को आना चाहिए लिखने भाई, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। उसके बाद हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी मतलब किस में है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में आगे और है, मैंने 3 ही लिखे थे नाम, यहां पर है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर क्या है एक नाम और, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो क्या लिखा है, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other or others is a voidable contract। अभी हमने जस्ट पढ़ा वही शादी वाला, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of other or other is voidable contract। Thus, where the consent of one of the party to the contract was not free, the agreement is voidable at the option of the party whose consent was not free। For example, A at the knife point asked B to sell his scooter for ₹500। The agreement is voidable at the option of B whose consent was obtained by कर्षण। it should be noted that it is not voidable at the option of A। यहां पर वही वाली बात है, A जो है B को दबाव में चाकू की नोक पर बोलता है कि तू अपनी कार मेरे को बेच दे, कितने में, 500 में बेच दे। और दबाव में रह के B ने यहां पर एग्री भी कर लिया कि ठीक है मैं ले मेरी कार 500 में। अब यहां पर पीड़ित पक्षकार कौन है, पीड़ित पक्षकार कौन है, पीड़ित पक्षकार मतलब एग्रीव्ड पार्टी कौन है, एग्रीव्ड पार्टी बी। तो बी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड रहने देगा कि वैलिड बना सकता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऊपर। हाँ हाँ, तो भाई कार 500 रुपए में मांग रहा है, फ्री में मांग सकता है लेकिन उसका मन नहीं मान रहा होगा, कुछ दे लो। अरे आप मूवी नहीं देखे, एक तो कौन सी मूवी थी, सिम्बा। उसमें एक शुरू में दिखाता है कि जब नया नया पुलिस बन के आया रहता है तो एक बुजुर्ग रहता है और उसकी कोई बेटी रहती है, उसके खेत को लोग एकदम सस्ते में खरीदते हैं, जबरदस्ती पैसा देके जाते हैं, जो उसकी खेत की कीमत रहती है, या नहीं भी बेचना चाहता है, वो हो सकता है कीमत पूरी दे रहा होगा, नहीं भी बेचना चाह रहा होगा, जबरदस्ती खरीद लिया उससे, होता है ना ऐसा। तो क्या है, बी के ऊपर डिपेंड करेगा, सामने वाली पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको वैलिड बनाना है कि वॉइड बनाना है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। कब 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 कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो सकता है, when a person is prevented for performing his promise the contract becomes voidable at his option। A agrees to paint a picture for B for ₹100। A is willing to paint the picture but B prevent him for doing so। The contract is voidable at the option of A। If A decide to rescind the contract, he can also claim damages for the loss suffered by him। समझ में आया क्या लिखा है? A और B के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा कि A जो है
वो बी के लिए एक पिक्चर बनाएगा, पिक्चर मतलब फोटो बनाएगा, कितने रुपए में? 100 रुपए में। ए जो है अब पिक्चर बनाना चाह रहा है, लेकिन बी कुछ कारण से अब मना कर रहा है कि नहीं तू मत बना। बी अब कुछ कारण से बोल रहा है कि वो काम मत करो। तो अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ए के ऑप्शन में डिपेंड करता है कि ए बोल देगा ठीक है मैं नहीं बनाता, या ए बनाना चाह रहा है, भाई तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हो गया तो ए वो काम करके रहेगा। तो ए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दे कि वॉइड बना दे, ठीक है। और ए मान लो अगर कुछ दिक्कत कर रहा है बी, तो ए उसके ऊपर केस भी कर सकता है जो उसको नुकसान हुआ है उसका। क्लियर है? हाँ, मतलब वो पेट बनाते हैं उसके बाद मना कर रहे हैं। नहीं तो काम तो हो गया ना पूरा। तो वही तो बोल रहा हूं, अगर ए ने मान लो पेंट बना दिया है और बी बोलता है नहीं यार मेरे को तो नहीं बनवाना था, तो फिर ए केस कर सकता है और उसका जो नुकसान हुआ है, उसने जो मेहनत किया उसका पैसा रिकवर कर सकता है कोर्ट में जाके, ठीक है। अब भी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी थोड़े दिन पहले। मैं टैक्स कंसल्टेंसी का भी काम करता हूं, लोन वोन लेते हैं तो उसको हमको है ना रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सीएमए रिपोर्ट वगैरह, है ना। एक पार्टी है, वो मेरे को कॉल किया, भैया मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हम लोग 3,000 रुपए लेते हैं, ठीक है। मैंने इससे, अब भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसी चीज है कि हम लोग है ना बिना एडवांस लिए काम नहीं करते, क्योंकि कभी भी 2-4 बार ऐसा देखा गया है कि बाद में पार्टी का लोन मान लो नहीं हो रहा है बैंक से या कुछ हो रहा है ना, तो लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बना के रख देते हैं, लेने नहीं आते, तो हमारा नुकसान है ना वो। तो मैंने इससे 1,500 रुपए एडवांस ले लिए थे, ये हमारा नियम है, ले ही लेते हैं हम लोग। फिर बाद में पार्टी बोलता है कि नहीं भैया हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाना है क्योंकि मेरा बैंक से लोन नहीं हो रहा है। तो बताओ यहां पे पीड़ित पक्षकार कौन है? मैं। क्योंकि भाई तुम तो बोले, मेरा काम बैंक से लोन दिलाना थोड़ी है तुम्हारे को। मेरा काम क्या है, तुम मेरे को कॉल किए, बोले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, मैंने बना दिया। तुम पहले ही नहीं बोले रहते, या पहले ही बैंक से क्लियर कर लेना था। अब हम तुम्हारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दिए, सब कर दिए, उसके बाद तुम बोलते हो कि नहीं चाहिए, तो गलत है ना। तो फिर हमको तो तुम्हारा जो बचा वो 1,500 रुपए वो भी दोगे। तो यहां पर डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं उसके रिकवर कर सकता हूं डैमेजेस, है ना, या फिर मैं बोलता हूं छोड़ यार जान दे, अब नहीं हो रहा है उसका लोन। तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मेरे ऊपर, कि मैं उससे अब उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या कर सकता हूं, वैलिड बना सकता हूं कि वॉइड बना सकता हूं, या फिर मेरे को जो नुकसान हुआ उसको जाके मैं रिकवर भी कर सकता हूं, ठीक है। When a party has promised to perform a contract within a specified time limit, it fails to perform its obligation within the time limit fixed, the contract become voidable at the option of the promise। मतलब सामने दो लोग हैं, इनके बीच में एक काम हुआ था कि तुम ये काम मेरे को 10 दिन के अंदर करके दोगे। ये भाई ने 10 दिन से ज्यादा ले लिया वो काम करने में। तो यहां पर अब पीड़ित पक्षकार कौन है? जो काम करवाने वाला है वो पीड़ित पक्षकार है। तो अब इसके ऑप्शन में डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाएगा, मतलब वैलिड बनाएगा कि वॉइड बनाएगा, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ सकता है। पेपर में तो बोलोगे ना भाई अब सेमेस्टर पहली बार हो रहा है। देखो मैं किसी भी स्टडी मटेरियल को ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा है या बुरा है, सारे स्टडी मटेरियल अच्छे हैं, है ना। मैं किसी स्टडी मटेरियल का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि अभी तक जो आप लोगों का एग्जाम का ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड पूरा अब इस बार से चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को खुद नहीं मालूम कि आप लोगों का पेपर कैसा आएगा, लेवल क्या रहेगा। शायद फर्स्ट ईयर है तो हो सकता है इजी भी आ जाए, लेकिन आप लोगों को मालूम है आप लोग अभी नॉर्मल कॉलेजेस में हो। आप लोगों से 2 साल पहले छत्तीसगढ़ कॉलेज और डीबी गर्ल्स कॉलेज वाले का सेमेस्टर हो चुका है, पता है किसी को? छत्तीसगढ़ कॉलेज और डीबी गर्ल्स कॉलेज, पहले क्या हुआ था, आज से 2 साल पहले सेमेस्टर सिस्टम लाने की बातें चल रही थी। तो सेमेस्टर सिस्टम अभी फर्स्ट ईयर से इस साल सारे कॉलेजेस में लागू हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल से इसका ट्रायल चल रहा था। छत्तीसगढ़ के 8 कॉलेजेस में पहले ट्रायल बेसिस पे सेमेस्टर सिस्टम लाया गया है, ऑटोनॉमस कॉलेज में, जिसमें से रायपुर में 2 कॉलेज की बात अगर करूं तो छत्तीसगढ़ कॉलेज में पिछले 2 साल से सेमेस्टर सिस्टम आ चुका है, और डीबी गर्ल्स कॉलेज में पहले से 2 सेमेस्टर सिस्टम आ चुका है।
वहां ट्रायल चल रहा था। वहां पे ट्रायल क्यों करते हैं भाई, इसमें क्या कमी क्या दिक्कत आ रही है सब देखने के लिए। तो पेपर जो पहली बार छत्तीसगढ़ कॉलेज का आया था, मेरे पास आते हैं स्टूडेंट वहां के, अकाउंट के पेपर का लेवल मस्त लेवल दिया था। मस्त लेवल मतलब बच्चा अगर ऐसी पढ़ के गया तो खत्म, नहीं बना पाएगा पेपर ऐसा। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी है ना ऐसी बात, ऐसी तैयारी नहीं करनी है, हल्के में लेके नहीं चल रहा है कोई भी चीज को। ठीक है, हो सकता है कि पेपर पहला साल है तो इजी आ जाए, लेकिन लेवल ठीक ठाक रहेगा ये मान के चलो आप लोग। चलो, डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस बिटवीन वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है पहले ये बताओ। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में डिवाइड है, डिफाइंड है, और ये सेक्शन 2 जे है, जे। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ इज कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। An agreement which is enforceable at law but at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of other party or other is called as voidable। ऑप्शन वाली बात आ गई, मतलब वही दबाव वाली बात, डिपेंड करेगा एक आदमी के ऑप्शन के ऊपर कि वो उसको वैलिड बनाएगा कि वॉइड बनाएगा, वो लिखा है। एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट विथ माइनर, और दूसरा अ कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर फ्रॉड और कर्सन। अगर कोई किसी के साथ फ्रॉड किया है या कर्सन में है, कर्सन मतलब दबाव में करा के किया है, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। एनफोर्सिबिलिटी, ये एनफोर्सेबल नहीं होता है लॉ में, और ये एनफोर्सेबल होता है लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड मतलब पीड़ित पक्षकार, पीड़ित पक्षकार, पीड़ित मतलब जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो। टाइटल ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का टाइटल। थर्ड पार्टी का टाइटल मतलब बता रहा हूं, थर्ड पार्टी विल नॉट एक्वायर एनी टाइटल इवन इफ एक्टिंग इन गुड फेथ। यहां पर थर्ड पार्टी विल एक्वायर अ बेटर टाइटल इफ इट इज एक्टिंग इन अ गुड फेथ। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है और एक बड़ा है। ये आदमी जो है, बड़ा आदमी जो मेजर है 18+ है, इन्हें बच्चे से एक मोबाइल खरीद लिया, 50,000 का मोबाइल था, इसको 10,000 में खरीद लिया। तो बताओ ये वॉइडेबल है कि नहीं है, ये वॉइड है कि नहीं है, वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो क्या था, एक माइनर के साथ हुआ था। हाँ, अब ये आदमी क्या कर रहा है, इस मोबाइल को किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, थर्ड पार्टी को बेच दिया। बेचने के बाद ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो थर्ड पार्टी है, क्या इसके पास जो मोबाइल पड़ा है, क्या ये मोबाइल का मालिक कहलाएगा? क्या ये मोबाइल का मालिक कहलाएगा? नहीं। इस आदमी जब पकड़ा जाने पर मतलब पता चल रहा है, बाद में उसके पेरेंट्स लोग जो है, पता चला कि मोबाइल कहां है, वापस मंगवा सकते, मतलब इसके पास मोबाइल का गुड टाइटल नहीं होगा। गुड टाइटल मतलब समझते हो ना, गुड टाइटल मतलब ये एक्चुअल ओनर नहीं कहलाएगा। टाइटल मतलब उस एसेट में आपका नाम। जैसे मान लो एक जमीन मैंने खरीदी है, जमीन में मेरा रजिस्ट्री में मेरा नाम लिखा है, तो मेरा टाइटल वहां पर है। टाइटल मतलब नाम। अगर मैंने फेयरली अगर किसी से जमीन खरीदी है, तो जमीन के ऊपर मेरा नाम लिखा है, मतलब रजिस्ट्रेशन में, तो मेरे पास उस जमीन का क्या गुड टाइटल है। तो वैसे ही अगर कोई एक आदमी है जिसने किसी के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट किया था जो वॉइड है, इससे मोबाइल खरीद लिया, मोबाइल को खरीदने के बाद किसी और को बेच दिया, तो इसके पास अब जो मोबाइल है ना, इसके पास जो मोबाइल है, इसके पास मोबाइल का बेटर टाइटल नहीं होगा। मतलब इसको मोबाइल क्या करना पड़ेगा, उस माइनर को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो इनके बीच में लेन देन हुआ है, वो लेन देन इन लोग आपसी में सेटल में वो देखेंगे, जज डिसाइड करेगा, वो बात की बात है। लेकिन ये मोबाइल के ऊपर अधिकार किसका होगा, माइनर का ही होगा। आई बात समझ में? लेकिन इधर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, टाइटल ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का टाइटल यहां पर क्या लिखा है, द थर्ड पार्टी विल एक्वायर अ बेटर टाइटल इफ इट इज एक्टिंग इन अ गुड फेथ। थर्ड पार्टी विल एक्वायर अ बेटर टाइटल इफ इट इज एक्टिंग इन अ गुड फेथ। यहां पे नॉट एक्वायर लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, विल एक्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए जो है, ये एक मेजर है, इसने अपनी कार बी को बेची है, किसमें, दबाव में। दबाव मतलब चाकू की नोक पर, मतलब कर्सन में। ठीक है,
कितने में बेची है? 10,000 में बेची है। अब यहां पर बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है कि नहीं है? इनके बीच में वॉइडेबल है कि नहीं है? क्यों नहीं है वॉइडेबल? डिपेंड किसके ऊपर करेगा? ये मान लो ए है, इसका नाम बी है, तो बी ने चाकू की नोक पर ए से अगर कार खरीद ली है 10,000 में, कार की वैल्यू थी 1,00,000 रुपए की, तो अब डिपेंड किसके ऊपर करता है? बी के ऊपर, कि उसको वैलिड बनाएगा कि वॉइड बनाएगा। ठीक है, अब ए के पास कार आ गई, अब ए इस कार को सी को बेच दिया। कितने में बेच दिया? 50,000 में। अब जब तक ये ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ये भाई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, तब तक सी का जो नाम है उसमें जो टाइटल रहेगा वो क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। क्योंकि सी को थोड़ी मालूम है कि सी ने मतलब ए ने इस कार को कैसे खरीदा था, है ना? तो यहां पर सी के पास जो टाइटल रहेगा कैसे रहेगा? बेटर टाइटल रहेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, तो वॉइड के केस में जो थर्ड पार्टी उसके पास टाइटल गुड टाइटल नहीं रहेगा। ठीक है, वॉइडेबल के केस में जो थर्ड पार्टी है उसके पास बेटर टाइटल जाएगा। ये बात समझ में आई? रेस्टिट्यूशन मतलब चीजों को वापस देने की बात। ये लास्ट टॉपिक है, आज अपन फिर इसके आगे का कल करेंगे। रेस्टिट्यूशन मतलब जो चीजें ली गई है उसकी वापसी। यहां पर रेस्टिट्यूशन का क्या लिखा है? इफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, द पार्टी हु हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिटर्न इट। मतलब जो मोबाइल वाली मैंने बात करी थी, सामने वाले पार्टी को क्या करना पड़ेगा? मोबाइल अपना वापस करना पड़ेगा। ठीक है, इन दिस केस द पार्टी हु हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट मस्ट रीस्टोर इट टू एग्रीव्ड पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कर्सन। कॉम्पेंसेशन, नो कॉम्पेंसेशन इज पेबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, कॉम्पेंसेशन कैन बी क्लेम्ड बाय द एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसके आगे का जो पार्ट है इलीगल एग्रीमेंट, और उसके बाद अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, ये दो और है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को मतलब यहां से मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर अपन, ज्यादा नहीं बचा है, इतना सा ही बचा, इतना सा, तो मैं कल इसको खत्म करके फिर नया चैप्टर भी चालू कर दूंगा। ठीक है।